नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और हम जिस युग में पहुंच गए हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति को अभी तक हम ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं, उस बीच में हालात जो विश्व में अलग-अलग देशों के बीच के संबंधों के चलते जिस तरह के हमारे सामने आ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया हमारे सामने आ रही है, जो हमारी समझ में ठीक से आ नहीं पा रही है। क्यों ऐसा होता है कि एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र युद्ध की कगार पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कोई रोकने वाला है नहीं। कोई ऐसी आवाज़ विश्व स्तर पर नहीं है जिसको सब सम्मान के साथ सुन सकें और अपने अंदर की जो इनेट समझ है, उसको लेकर ठीक से कार्य कर सकें। बात जब समझ की आती है, इंटेलिजेंस की आती है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रियल इंटेलिजेंस या रियल इश्यूज़ की तरफ किस तरह के पुल बना रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के साथ-साथ हमारे आज के हालातों को समझने की दिशा में थोड़ी मदद करने के लिए हमने आमंत्रित किया है राजेंद्र हर्ष जी और डॉक्टर प्रेम तन्मय जी को। नमस्कार जी, अशोक जी। तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में आप कंसल्टेंसी करते हैं राजेंद्र जी, तो आपसे मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। पहले हम रियल इश्यूज की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बाद में चलते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी विश्व शांति की दृष्टि से एक आम नागरिक के मन में जिस तरह का चिंताएं चल रही हैं, विशेष करके हम भारत अमेरिका की बात भी करेंगे, तो क्या आपको लगता है टॉप 2-3 कंसर्न्स क्या हैं हमारी इन दिनों? जो हमारी कंसर्न्स हैं विश्व के स्तर पर, वो अशोक जी पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है पूरा विश्व का, वो बिल्कुल बदल रहा है। और जो पहले कोल्ड वॉर था, 2 पोल थे, जिसमें वो फिर एक सिंगल पोलर हो गया। और उसके बाद में इसमें बहुत बड़ा जो एक कारण है, वो कारण ये सोशल जो हमारा मीडिया है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्या होता था कि जो कुछ होता था विश्व में, वो जो महत्वपूर्ण चीज होती थी और जो बातें होती थी, वो डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस के बीच में सीमित रह जाती थी। एक बहुत छोटा ही सर्कल होता था जिसमें वो बातें होती थी। अब जो वो बातें हैं, वो इवन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ट्विटर पे बात करते हैं। तो जब ट्विटर पे बात करते हैं, तो वो जो संजीदगी होनी चाहिए, जो एक डिप्लोमेटिक में होती है, जो एक-एक शब्द को, फुल स्टॉप कॉमा को सोचकर किसी ज़माने में लिखी जाती थी, वो सब बदल गया है। और उसके अर्थ निकाले जाते हैं और सोशल मीडिया पे उस पर बात होता है। और जब सोशल मीडिया पे बात होती है, हर आदमी हर तरीके से अपनी बात करता है। और जहाँ उसका जो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट से जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि उन पर इतना प्रेशर पड़ता है पब्लिक का, सोशल मीडिया का, कि वो जो कुछ सही समझते हैं, वो भी कई बार शायद वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। औ और जो नेशनलिस्ट और की जो भावना है, वो इतनी ऊपर हो जाती है, या रिलीजियस भावनाएँ इतनी ऊपर हो जाती हैं कि पॉलिटिशियंस, खासकर जो डेमोक्रेसीज़ में हैं, प्रजातंत्र में हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जो अथॉरिटेरियन हैं, वो जो है, वो सारी चीज़ दबा कर रखते हैं। और वो कुछ आगे अपनी बात कहते हैं, तो जो उनके जो देश में जो लोग हैं, उनको एक ढंग से एक मैनिपुलेट करने की बात करते हैं। तो ये सारा जो है, आज कुछ हो रहा है, इसमें बहुत कुछ फ़र्क न जो बहुत कुछ कारण है, जैसे आपने बताया, आज की जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इस तरीके से जो विश्व के स्तर पर बातें चल रही है, उसका ये इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल, तो वापस आता हूँ मैं आपके पास में। प्रेम जी, इस बात को थोड़ा-सा और आपकी तरफ से, आपकी दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे, स्वाभाविक है जब दबाव क्या लोग सोच रहे हैं उसका भी नेतृत्व या निर्णय करने वाले पर रहता है, तो वो एक सकारात्मक, नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव उसका हो सकता है। इसके साथ में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हम जब सूचना क्रांति की बात करते रहे हैं काफ़ी समय से, पर फिर कंप्यूटर आने के साथ में, फिर सोशल मीडिया के आने के साथ में, फिर हर एक मनुष्य की इस स्थिति में होने के द्वारा कि वो अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, पूरी दुनिया तक पहुँच सकता है, तो एक अलग दुनिया प्रारंभ हो गई। मूल मुद्दा ये है कि आप कितनी समझ से कार्य अधिकाधिक लोगों के हित में कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके या नहीं कर पा रहे। उस दृष्टि से आपको क्या लगता है, अब हम थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी साथ में ले लेते हैं।
आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि और टिप्स हैं आप सूचना की दृष्टि से और बल्कि उसको प्रोसेस करके, विश्लेषण करके भी वो आपके सामने तुरंत प्रस्तुत कर देता है। जो बीरबल का काम होता था, तो बूझ-बूझक्कर जी महाराज थे, वो सबकी जेब में बैठे हुए हैं। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं वर्तमान परिदृश्य को और टेक्नोलॉजी शांति की तरफ बढ़ने में सहायक हो रही है या बाधक हो रही है? अशोक जी, पहले तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया पर बात कर लूँ आपसे। जी। एक इंटेलिजेंसिया और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया को काम में लेते हैं, तो निसंदेह हमारी इंटेलिजेंसिया तो नेपथ्य में चली जाती है। हमारी कल्पना और हमारा सोच, वो हमारा नहीं रहता। वो जो सोचने को हमें दिखा रहा है, वही हम सोच रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया पर अब जैसे मैं उदाहरण दूँ कि मैंने एक कोई आर्टिकल डाला या मैंने एक कविता ही डाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें नीचे तुरंत आ जाता है कि आप इसका विश्लेषण पढ़िए। और जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो सारा विश्लेषण निकाल के रखता है जो वो आर्टिफिशियली उसके बारे में सोच रहा है। बहुत हद तक तो वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन वो मुझे व्यक्तिगत सोचने की मेरा मादा खत्म कर देता है। मैं क्या सोचता, वो गौण हो जाता है और उसने जो मुझे सोचाया, वो मेरे लिए प्रमुख हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हमारी कल्पना शक्ति और हमारे सोच के दृष्टिकोण को संकुचित कर देता है, नंबर 1। दूसरा हमें लाभ ये है कि जो विश्लेषण नहीं कर पाता है, उसके लिए विश्लेषण किया कराया आपके सामने आ जाता है। अब मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कहूँ कि मुझे एक प्रेम कहानी चाहिए, तो वो आपके सामने पूरी एक प्रेम कहानी लिख करके डाल देगा। और मैं अगर ये कहूँ कि मुझे उसका सुखद अंत चाहिए, तो वो सुखद अंत कर देगा, मुझे दुखद अंत चाहिए, तो वो दुखद अंत भी कर देगा। लेकिन मैं कैसा करता, ये मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा कि हर आदमी की कल्पना शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा करके, या अगर मैं ये कहूँ कि वो एक स्टॉप लगा देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया। दूसरी बात, धोखा दे देता है। कई बार हम जिस वस्तु स्थिति को समझ रहे होते हैं, वो होती नहीं है। अभी आपने देखा जैसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक्सीडेंट दिखा रहे हैं कि वो कैसे हुआ होगा, वो खुद सोच करके दिखा रहा है और लोग उसको सच मान लेते हैं। और आपने पॉलिटिकली अगर कहा, तो पॉलिटिक्स में भी भाषा का भाषांतर जो वो जो चेंज करते हैं लैंग्वेज, और आप देखिए कि उस समय अमित शाह और मोदी जी के लैंग्वेज को या उनके भाषण को हाथों-हाथ बदल करके और उसने ऐसा दिखा दिया, ये धोखा भी है। तो इस धोखे में बहुत लोग आ जाते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप तकनीक की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जब जब हम कोई पिक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाते हैं या हम ठेठ उस जगह तक पहुँच पा रहे हैं इसके माध्यम से, जहाँ तक हमें हमारी बुद्धि नहीं पहुँच पाती है। तो ये जो मारक क्षमता जो हमारी आई है, जो ड्रोन आए हैं, जो कंप्यूटर से पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, उसकी इमेज उस व्यक्ति से इमेज मिला देती है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का परिणाम है कि हर आदमी युद्ध करने में और मारक क्षमता में इतना प्रवीण हो गया है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। सुनने की बात को लेते हुए अब राजेंद्र जी की तरफ जब मैं जा रहा हूँ, तो थोड़े से वर्तमान संदर्भ में जो ताज़ा-ताज़ा संदर्भ हमारे सामने एक चिंता को बढ़ाने के रूप में आया, हालाँकि वो प्रोएक्टिव स्टेप इज़राइल की तरफ से लिया गया। काफ़ी समय से गाज़ा के साथ जो चल रहा था हमास और हिज़्बुल्लाह, और फिर अब उन्होंने प्रोएक्टिवली कि नाभिकीय शक्ति के रूप में ईरान उभर न जाए, तो उसको हमें रोकना है। ऐसा करके जो एक कदम उठा लिया गया है, उसको लेके भी एक और अधिक वोलेटाइल सिचुएशन पूरे विश्व में कहीं न कहीं होगी, क्योंकि सब हम कहते रहे हैं कि ये ग्लोबल विलेज है, सब परस्पर जुड़े हुए हैं। तो राजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं इस दिशा में जो रियल इश्यू है, उसको एड्रेस करने के लिए जो विश्व के नेताओं की अप्रोच अभी जैसी आपको लग रही है, वो
कुछ आश्वस्त करने वाली है, या उससे अभी तक अनिश्चय से हम बाहर आए नहीं है कि कैसे मूड किस करवट बैठेगा, या युद्ध की स्थितियां कहाँ ये और ज्यादा फैल सकता है? अशोक जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो पॉलिटिशियंस हैं और जो जिस तरह से सोचते हैं और जो लड़ते हैं, वो आज और अनादिकाल से सेम ही है। चाहे वो अपने पड़ोसी से लड़ते थे, चाहे दूसरे कबीले से लड़ते थे, चाहे किसी देश से लड़ते थे, उनके जो इंटरेस्ट हैं और उनका जो सोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव है वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव का बदलाव ही है कि वो बड़ा हो गया है अभी। पहले कोई एक आदमी को मारता था, अभी लाख आदमियों को भी एक साथ मारने की क्षमता हमारी बढ़ गई है। एआई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे किसी जमाने में, इवन अभी भी काफी हद तक वो है कि किसके पास कितने टैंक है, कितने एयरक्राफ्ट हैं, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं एक देश के। आज इससे भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो गया एआई, बिकॉज बिना एआई के ना आप डिफेंस कर पाते हैं अपने आप को। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भारत ने जो डिफेंस किया वो जो इजराइल अपना आयरन डोम से कई देशों के सपोर्ट से भी जो कर पा रहा था, उससे ज्यादा अच्छा जो है वो डिफेंस, एयर डिफेंस कर पाया बिकॉज ऑफ एआई। आज भी अगर इजराइल देखते हैं या कोई भी देश किसी पर्टिकुलर सेनापति को या किसी जनरल को मारने की कोशिश करता है, तो 20 माले की बिल्डिंग में केवल 10वें माले पर जाकर उसी को ही अटैक कर लेता है। रॉकेट से, वो भी कोई आदमी नहीं जाता है, कोई गोली नहीं मार रहा है, कोई स्नाइपर नहीं है, एक ड्रोन और रॉकेट एग्जैक्ट चला, एआई के कारण है। ये प्रिसीजन अटैक है। तो एआई जो है आजकल एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है एक देश का, किसी भी देश का, किसी राज्य का। तो लड़ने में एक जो है जिसका एआई कैपेबिलिटी ज्यादा है, जिसके पास में इस, और अब तो आगे का जो हम देखने जाने, स्पेस में वॉर होने वाला है। अब देखिए कि स्पेस में इतने सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नेक्स्ट वॉर में ये होने वाला है कि देश जो हैं मिसाइल एक सिटी से दूसरी सिटी पे नहीं फेंकेंगे, एक नीचे से इस डायरेक्ट हिट करेंगे सैटेलाइट को। वो अगर सैटेलाइट्स को हिट कर देंगे तो उनका सारा जो सिस्टम है सामने वाले देश का एआई का, वो खत्म हो जाएगा। वो लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऊपर से मिल रही है, कहाँ मारना है, कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। हम जब 65-71 की वॉर में, जब मैं इंडिया में था, हम जब देखते थे तो बंकर्स में चले, इसमें खाई में जाते थे, और एक भी रात को जो है हम बिल्कुल लाइट नहीं जलाते थे। अभी आप रात के सीन देखिए इजराइल और ईरान में, सारे बिल्डिंग की लाइट जल रही है, कोई ब्लैकआउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि जो मिसाइल आ रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइट लगाते हो या नहीं लगाते हो। फाइटर प्लेन आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वो अपने रडार पे देखता है ना, रात को भी वैसे ही दिखता है, दिन में भी वैसे ही दिखता है। वो रडार को देख करके क्लिक करता है, नीचे देख करके क्लिक नहीं करता है, बटन नहीं दबाता है, जो मिसाइल नहीं फेंकता है। तो अब नाइट करने का कोई अर्थ ही नहीं हो गया, ब्लैकआउट करने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो ये पूरा जो चेंज हो रहा है वॉर सिनेरियो जो है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ज्यादा एआई बेस्ड हो रहा है। पूरी जिंदगी हमारी एआई बेस्ड हो रही है, लेकिन वॉर भी एआई बेस्ड हो रहा है, और ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन रहा है। मेरे हिसाब से आपके पास में कितने शिप्स हैं जो कि एरोप्लेन्स को लेके जा सकते हैं, उन कितने फाइटर्स प्लेस है, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप एआई से एक पूरे को एक सिस्टम में कैसे जा सकते हैं। आपके अलग अलग इक्विपमेंट रशिया के बहुत अच्छे हैं, S-400, वो S-400 उनके पास में जो हमारे पास में था, उनके पास भी रडार किसी से कम नहीं है। लेकिन जो हमारे एआई ने एक उनको सबको एक साथ लेकर के एक सिस्टम डेवलप किया, तो आपके छोटे से छोटे इक्विपमेंट को एक ही सिस्टम डालने, सिस्टम जो है ज्यादा पावरफुल है बजाय बेस्ट इक्विपमेंट्स के। तो वो जो सिस्टम डेवलप करने का है वो काम एआई कर देता है। चलिए, तो एआई की बात को लेते हुए रियल इश्यूज की भी बात हम साथ साथ कर रहे हैं प्रेम जी। तो जैसे राजेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट एक तस्वीर हमारे सामने आधुनिक जो
जिस तरह का युद्ध हो रहा है उसकी दी है, और बहुत रक्षा विशेषज्ञ या जो इस मामले के बहुत अधिक जानकार लोग हैं उनको और भी ज़्यादा डिटेल्स पता होगी। मेरा ये मंतव्य है प्रेम जी कि हम दूसरी तरफ वाला जो पहलू है जिसमें कि मनुष्य कैसे सोचता है, उस पर भी हम साथ-साथ चिंतन करें। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी क्षमताओं को बढ़ा देती है, मारक क्षमताओं को भी कई रूप में बढ़ा दिया है, और दूसरे जब आप पहले बता रहे थे तो हमारी सोचने की क्षमता लेकिन कहीं न कहीं कम हो रही है, हमारी क्रिएटिव जो उर्वरा है, वो थोड़ा-सा हमें लगता है क्योंकि पका-पकाया मिल रहा है तो भाई मैं क्यों सोचूँ? तो ये वाली जो स्थिति है ये कहीं दुधारी तलवार के तरह ये और अधिक भयावह तो नहीं है? क्योंकि जितनी गहराई से सोच के आप दूरदृष्टि के साथ में पूरी मानवता और संवेदना, और क्योंकि जब आप दूसरे को इतनी आसानी से इतना बड़ा नुकसान बड़े पैमाने पर जनहानि कर सकते हैं, तो शायद आपकी संवेदनशीलता में वो उसकी पीड़ा, उसकी दर्द की अनुभूति करने की जो पात्रता है, वो पहले से और कम हो जाती होगी। ऐसा अनुमान लगाना गलत होगा क्या प्रेम जी? अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया को भी यूज़ करने का इंटेलिजेंस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, और ये तब पता लगेगा जब हम अपनी बुद्धि को यूज़ करें। हम आर्टिफिशियल अंग लगा करके हम कितना जी सकते हैं, ये हमें पता है। हाथ टूट जाने पर कृत्रिम हाथ लगाया जा सकता है, आर्टिफिशियल हैंड लग जाता है, लेकिन उसकी क्षमता क्या रहेगी, ये हमें पता है। तो दिमाग तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, हमारी बुद्धि हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और जब-जब हमने बुद्धि का यूज़ करना बंद करेंगे और तकनीक पर पूरा का पूरा निर्भर हो जाएँगे, तो हमारा शरीर भी रोबोटिक हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, हमारी क्षमताएँ कम ही हो रही है तकनीक के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसिया का यूज़ करना ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पूरा निर्भर हो जाना, ये हमारे लिए बहुत घातक है। जैसे आजकल अब लिखना ही बंद हो गया। अगर मैं ये कहूँ पेपरलेस होकर के हम पेपरलेस हो गए तो कलम से लिखना बंद हो गया। अब आज की डेट में अगर एक पत्र भी लिखना हो तो हमसे लिखना संभव नहीं हो पाता। एक पेज लिखना हो तो हमारी उँगलियाँ दुखने लग जाती है। और बच्चे तो आज की स्थिति में लिखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो सारे काम कंप्यूटर पर कर लेते हैं। अब आप बताइए कि जब हम लिख नहीं पाएँगे, तो हमारे लिखने की क्षमता खत्म। जी। तो धीरे-धीरे हम जो है अपनी बौद्धिकता को दूसरे पर निर्भर करके हम अपने आप को कमज़ोर ही करेंगे। जी, जी। तो एक हाँ, तो जी, राष्ट्र के स्तर पर भी राजेंद्र जी हम ये बात सुनते हुए आत्मनिर्भरता और उसको लेकर अमेरिका भी सजग है, और जो टैरिफ के द्वारा और बहुत सारा उत्पादन अमेरिका में हो, उसके पीछे भी ये है। भारत भी मेक इन इंडिया वाला एक कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। तो राष्ट्र के दृष्टि से जो आत्मनिर्भरता की बात है, वो मनुष्य के अंदर भी जो एक आत्मनिर्भरता रहे, उसका थोड़ा संकेत जैसा प्रेम जी कर रहे हैं, उसको लेकर फिर हम जो वर्तमान स्थितियाँ, जैसे कि आपने बताया कि नियंत्रण से बाहर की स्थिति है, और जब हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कई लोग इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि क्या हम अगले विश्व युद्ध के मुहाने पर तो नहीं पहुंच गए हैं। उस दृष्टि से जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसको लेके कोई बहुत अधिक चिंता में नहीं चले जाएँ, कोई लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाएँ। तो जो हमारा मानसिक शक्ति है और मेंटल हेल्थ है, उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अनिश्चय के सामना करने की जो हमारी कैपेसिटी है, वो सुविधाजीवी होते-होते वो भी धीरे-धीरे कम हो जाती है। मतलब उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं वर्तमान हालात को? और अब मैं फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूँकि वो बहुआयामी ऑफ़र्स उसके हमारे सामने हैं, बेनिफिट्स कह दीजिए, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मेंटल इक्विलिब्रियम, मेंटल स्ट्रेंथ को और अधिक देने की दृष्टि से भी कुछ भूमिका निभाती दिख रही है क्या आपको राजेंद्र जी?
देखिए अशोक जी, काफ़ी हद तक आप जो जो प्रेम जी ने कहा वो बात सही है। जैसे हम कैलकुलेटर आते तो लोग अभी दिमाग से गुणा करना भूल गए हैं, ठीक है? जो आज से कुछ सालों पहले मुझे 50 40-50 टेलीफ़ोन नंबर मेरे को याद रह जाते थे, जो मेरे लिए हैं, वो अभी मैं भूल गया हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि भाई-बहनों के नंबर भी याद नहीं रहते। सीधे फ़ोन किया, देखा, सिरी को बोला कॉल अशोक जी, तो अशोक जी का फ़ोन लग जाता है। अब अशोक जी का नंबर क्या है? गायब, ठीक है। ये वास्तविकता है, इसमें दो कहना नहीं। लेकिन एक दूसरी वास्तविकता और है, जो आप अगर बड़े मैं भी अभी ग्रैंडफ़ादर बन गया हूँ, तो जो बच्चे नई जनरेशन में आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन ज़्यादा होशियार हो रही है, जल्दी पिकअप कर रही है, ज़्यादा समझदार हो रही है। मेरा जो ग्रैंडसन है, अभी 3 साल का भी हुआ है, उसको हमने एक दिन भी बैठ के पढ़ाया नहीं, लेकिन वो पूरी एबीसीडी बोल लेता है, कलर्स बोल लेता है, स्पेलिंग्स बोल लेता है, डायग्राम्स, ये कौन स्टार है, स्क्वायर है, राउंड है, वो बोल लेता है, कविताएं बोल लेता है। हमने 1 मिनट भी उसको नहीं पढ़ाया, वो सब कर लेता है। क्यों? आईपैड उसके हाथ में है, उसके सामने जो जो वीडियो आते हैं, बच्चों के वीडियो हमने कर दिया उसमें कि वीडियो के जो बच्चे को लायक है 3 वही वीडियो उसमें आए, तो वीडियो उसके सामने आते हैं एक एक करके, और वीडियो अपने आप उसको जब जितना सीख जाता है तो उसके आगे का अपने आप दिखाता है, फिर उसके आगे का अपने आप दिखाता है, और वो जो सामने जो पिक्चर सामने आती है, कार्टून सामने आते हैं, और वो जो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे इतना इम्पैक्ट होता है उसका, था बहुत जल्दी लर्निंग हो रही है उसकी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे उसका एआई मॉडल सबसे अच्छा होता है जो ज्यादा से ज्यादा डेटा फीड करता है और बहुत अच्छा एक आर्ग्यूमेंटेटिव उसके लिए एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है? तो कंप्यूटर अपने आप सीखने लग जाता है। हमारे दिमाग में भी भगवान ने एल्गोरिथम बना के रखा हुआ है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी उम्र के साथ में कम होती है, बढ़ती नहीं है, लेकिन जितना उसमें डेटा फीड किया जाए ढंग से, उतना उसका एक्सप्रेशन वो बढ़ता जाता है। तो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। अब वो जो डेटा है वो एआई के हिसाब से हम जो उस पर फीड करेंगे वही वो आदमी बन जाएगा। अब ये सोचने की जरूरत है, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इस एआई को किस तरह से यूज करते हैं, उसके लिए किस तरह के नियम बनाते हैं। अगर वो सही ढंग से बनाए जाएंगे तो मैं कहता हूँ जो हम मानवता जो 50 सालों में जितनी अच्छी नहीं हो सकी उससे ज्यादा 5 सालों में अच्छी हो जाएगी। हर जनरेशन बेटर से बेटर हो सकती है। ये एक टूल है, ये इसकी कैपेबिलिटी है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाए। अभी आपको ढंग से एआई के मॉडल हो, ठीक है, तो आदमी को डिप्रेशन में जा रहा है तो आदमी नहीं बात करने के लिए एआई से बात करके वो अपना समय ठीक कर सकता है। वो उसको अच्छा दिखा सकता है, अच्छी सूचना दे सकता है, बता सकता है। जैसे आप एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं प्रेम जी, वो बता सकता है कहाँ क्या प्रेशर्स करो, वो बता सकता है कैसे प्राणायाम करो, वो बता सकता है किस तरीके से सांस लो, वो कई चीजें उसको बता सकता है और वो अपनी काम कर रहा है, कई लोग यूज कर भी रहे हैं। आज जी। हमारे थेरेपिस्ट, हम मैं यहाँ हूँ, मेरे जो थेरेपिस्ट है वो जिनको मैं 10 सालों से इंडिया में यूज करता था, वो आज भी मेरे को योगा कराते हैं थ्रू वर्चुअल। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये टूल है, हम स्कूल को कैसे यूज करते हैं उस पर निर्भर करता है। और उसके कई बेनिफिट चूंकि आज सबको अवेलेबल है, तो जो लोग चाहे नेता लोग उसको ढंग से यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर कई लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं और उसका फायदा उठा। बहुत धन्यवाद है, बहुत सही आपने बात कही। और बिल्कुल समापन की तरफ जब हम बढ़ गए प्रेम जी, तो प्रेम से मैं आप का चिंतन इस दिशा में कहाँ आपको लेकर जाता है? हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं, और अभी हमने बहुत सारे घटनाएं हुई हैं जो बहुत दुख दुख से भर देने वाली हैं, चाहे वो हवाई दुर्घटना रही हो, या राष्ट्रों के बीच में युद्ध के चलते कई निर्दोष लोगों की जानें गई हों, और भी कई प्रकार के इस तरह के समाचार हमारे सामने आते हैं जो हमें चिंतित भी कर देते हैं, व्यथित भी कर देते हैं। लेकिन एक
जीवन का जो प्रवाह है वो नित्य चलता रहता है। उसमें संवेदना को साथ में रखते हुए भी हमें आशा को जागृत रखना होता है। अब ये आशा बनी रहे उस दिशा में जब कोई सोचने लगता है तो उसको विपरीत जो घटनाक्रम हो रहा होता है वो सीधा-सीधा दिखता है। उसको लगता है क्या होगा, क्या होगा? उस दृष्टि से यदि आप अपने ओरिजिनल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला के देखें, तो हम कैसे कहाँ से आशा वादी बने रहें इस युग में सहज है या उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता है प्रेम जी? अशोक जी, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया को कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि स्वयं की बुद्धि ही काम आएगी। अगर मैं सही दिशा में नहीं सोच रहा हूँ, जैसा कि ये टूल है, तो टूल का इस्तेमाल करना मुझे आना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं उस टूल का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए भी घातक हो सकती है। तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का यूज़ है, वो घातक होने की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसको अगर कंट्रोल करना है, तो हमें दिमाग की संवेदनाओं से सोचना पड़ेगा। अगर कोई युद्ध को रोकने की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है, तो फिर उसको ये सोचना पड़ेगा कि भई देखो डाटाज़ उसको ये देने पड़ेंगे कितने लोग मर रहे हैं, कितनी बिल्डिंगें टूट रही है, कितने विध्वंस हो रहे हैं। ये सब अगर उसको देखना है, तो उसको अपनी आँख से ही देखना पड़ेगा और अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा। तो जब मोदी जी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो वो युद्ध रोकने की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई भी देते हैं। लेकिन जब कोई आदमी ये कहता है कि मैं युद्ध रुकवा दूँगा और उसकी वजह से युद्ध बढ़ने लगे, तो आप सोचिए वो कितना घातक हो हो सकता है। सही तो बात। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैं उसी तरफ जो है इशारा कर रहा था। जी। तो बिल्कुल समापन की एक तरफ एक ये एक आपके विचार इसी बारे में राजेंद्र जी। एक तो ये है कि आप देखिए जो हम कहते हैं कई जो जैसे आपने बताया कि लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अभी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देखिए, पहले एक सुनामी आती थी तो हज़ारों और लोग मर जाते थे, लाखों लोग। आज हमको पहले पता चल जाता है, हम सुनने में आता है, आज से 10 साल में इतना फ़र्क हो गया है। बिहार में आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो हालत थे, आज नहीं है। आज बाढ़ ये आने में 10 लोग 15 लोग कभी चले गए अलग बात है, लेकिन जो हज़ार लोग मर गए उनको रोक सकते थे। और जहाँ तक वो मोदी जी की बात बोल रहे हैं कि आजकल युद्ध का समय नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि युद्ध का समय कभी नहीं था। समय हमेशा प्रेम का ही रहता है। प्रेम जी जीत जीत आपकी है। बिल्कुल सर, जीत मेरी है। तो अब जब प्रेम रहता है तो फिर शोक रहित होके अशोक तक आप पहुँच सकते हैं और उसके लिए इंद्रियों को जीतेंगे तभी राजेंद्र बनेंगे। तो और उसके लिए हर्षित रहने की ज़रूरत है। जी, 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 जी। तो कुल मिला के संयम रख के ही हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ठीक उपयोग कर सकते हैं। संयम इस अर्थ में कि अपने भीतर देखने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको सस्टेन करने की आवश्यकता है। जैसे ही अंतर्मुखता और बहिर्मुखता है सिर्फ़ एक्स्ट्रोवर्ट रहेंगे तो शायद प्रोसेस हम ठीक से स्थितियों को करके और हार्मनी की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। पर वहाँ हम पहुँचे जहाँ आप दोनों के सार्थक योगदान के लिए आपका आभार। रियल इश्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर जो चिंतन हमने किया वो आपके साथ इसलिए भी था कि आप अपने हिसाब से और कहाँ उसको लेकर जा सकते हैं। तो हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। राजेंद्र जी आपको नमन है। प्रेम जी आपको थैंक यू। दर्शकों को बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।